हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरम मेहता आज फिर से आप सबके बीच में आया हूँ। जी हाँ, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल जोर शोर से जेईई मेन 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का वन शॉट लेकर आया हूँ। जी हाँ, मुझे पता है कि बच्चों को न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत तकलीफ होती है, तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स से डरते हैं, तो मैं उसका सेपरेट लेकर आया हूँ। मॉडर्न फिजिक्स 1-2 में उसको नहीं मिलाया हूँ, ठीक है। और जो आज पहली बार मुझे बच्चे देख रहे हैं और नए बच्चे हैं, तो नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लेक्चर के पीडीएफ आपको, मॉक टेस्ट प्लस शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जी हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स से एक तो डर भी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डर से रिलेटेड कोर्स रखा है। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ टफ है तो वो इम्पॉसिबल है। जी नहीं, वो पॉसिबल है और वो हो सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है इट जस्ट बिकॉज इट्स हार्ड इट डजेंट मीन इट्स इम्पॉसिबल। यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। चलिए आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स को आसान बनाते हैं और कोशिश करते हैं फोड़ने की, चटकाने की। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो बेटा वेटेज होंगे, इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो आज जो हम टॉपिक जो लेने वाले हैं, पहले आप वेटेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको टॉपिक बताएंगे। वेटेज में ये हमने मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में कवर किया था। ये हमने किस में कवर किया था? मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में। मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, बच्चे नीचे आपके लिंक होंगे मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 के, वो देख सकते हो। ये दोनों हमने किस में किया था? पार्ट 2 में। किस में? पार्ट 2 में। और ये जो है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर आप सही से देखेंगे तो ये हमने पहले पार्ट 1 में 40% को कवर किया, पहले पार्ट 1 में 40% को, फिर इन दोनों को अगर मिला दे, क्लब कर दे, तो ये लगभग 30% के आसपास हमने पार्ट 2 में कवर किया। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों को मिलाएंगे, जो कि 30% से इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा, और ये 30% के आसपास, तो ये आज भी जो है, आज का जो है ये 30% आपका कवर होने वाला है। मतलब हम 3 पार्ट में लेकर आए हैं। मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 40%, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 30%, और फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको नाम दे रहे हैं वो कितना परसेंट है? 30% वेटेज पूछा गया हुआ है। चलिए, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में टॉपिक होंगे जो हमने उनको सेलेक्ट किया है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, मास डिफेक्ट देखेंगे, और क्या देखेंगे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और उसके कुछ कर्व देखेंगे। क्यू वैल्यू देखेंगे, बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है बाइंडिंग एनर्जी में और क्यू वैल्यू में। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, सर जी सिलेबस से हट गया, अरे भाई हट गया, बट फिर भी वो पूछ लेते हैं। छोटा सा चीज़ है, हल्की सी चीज़ है, उसको देखते हुए चलेंगे कि अगर आए भी तो अपने को दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फ्यूजन एंड फ्यूजन। चलिए, सबसे पहले जो अपना टारगेट है साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो हम न्यूक्लियस की चर्चा करते हैं सबसे पहले। जी हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते किसको है? न्यूक्लियस की स्टडी जो करते हैं हम उसको किस में पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियस सर किससे बना होता है? न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सब जगह आपको दिख रहे होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस तरीके से न्यूक्लियस बना होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। ओके, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अगर न्यूक्लियस बने हैं तो हमने बोला न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। क्या यही तीनों इनमें हो? मतलब दो ही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन फोर्सेस जो लगे होंगे न्यूक्लियस इतने, अगर आप देखेंगे इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, लगभग 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब की, है ना। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत पास पास होता है, और पास पास होंगे तो पास पास बनाए रखने के लिए कौन रखता है? न्यूक्लियर फोर्स। जी हाँ, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस स्टेबल है वो किसकी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से? ये इस तरीके से न्यूक्लियर फोर्स आपस में इसको रखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको पता होगा, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा, बहुत ज़्यादा पास लाने पे भी रिपल्सन मारता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा पास लाने पे भी क्या होता है? रिपल्सन। और एक सही रेंज में अगर आप देखोगे तो ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन। तो जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स है, ये रिपल्सन भी होता है अगर बहुत पास लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ पर हम वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स जो मानते हैं वो अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों होते हैं, ध्यान से। तो अब ये न्यूक्लियर फोर्स के कितनी बार HC वर्मा में भी साफ साफ गिवन है, और प्लस कितनी बार जे एडवांस में भी सवाल पूछा गया है बेटा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखने को मिलेंगे कि भाई अगर मुझे न्यूक्लियर फोर्स का अरेंज करना है, कौन से फोर्स का? न्यूक्लियर फोर्स का मुझे पैटर्न अरेंज करना है, क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तीनों में न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये पूछे तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, तीनों में ही न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहां पर तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं भैया,
तीनों में न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे। तीनों में न्यूक्लियर फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे सवाल आता है भैया कि मुझे बताओ क्या नेट फोर्स की बात करो, किसकी बात करो? नेट फोर्स बताओ, तीनों में अरेंज करो। तो नेट फोर्स ध्यान से रखिएगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस वजह से यहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलता है, जिसको आप कूलम्ब फोर्स कहते हैं। वो आपको कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सन की वजह से इनका जो नेट फोर्स होता है प्रोटॉन के बीच कम हो जाता है। बाकी इनमें ऐसा कुछ भी रिपल्सन नहीं होता। तो इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर हम नेट फोर्स की बात करें बेटा जी, तो न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। नेट फोर्स की बात करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ये ग्रेटर होंगे किससे? प्रोटॉन के बीच लगने वाले नेट फोर्स से। जी हाँ, प्रोटॉन नेट फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले से। इस बात को आप ध्यान से खून में बसा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स बराबर नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स बराबर हो। अब रही बात न्यूक्लियस का रेडियस की, अगर हम बात करें तो आर जो होता है वो होता है रेडियस R0 a की पावर 1/3। ये खून में बसा लीजिए। जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है पहले तो फर्मी में होता है। फर्मी बोले तो 10 की पावर -15 मीटर। तो ये किस में होता है? फर्मी अगर आप बोलोगे तो फर्मी किस ऑर्डर का है बेटा? 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर। तो रेडियस जो न्यूक्लियस का होता है वो किस में होता है? फर्मी में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखो तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो R0, जहां पर बेटा एक क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू होती है, वो अक्सर आपको सवाल में गिवन होगा। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? a की पावर 1/3। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें डेंसिटी की, किसकी बात करें? डेंसिटी की। डेंसिटी हमें पता है बहुत ज़्यादा होता है, और डेंसिटी जो है किसके ऑर्डर में? आपको बताया कि 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये पास होते हैं तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कैसे हैं? स्टेबल हैं। तो कौन सी वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अच्छा, इसमें एक वॉल्यूम आएगी आपकी। अच्छा, डेंसिटी, ये बात बहुत स्टार लगाने वाली बात ये है कि आप इस जगह ये ध्यान रखेंगे कि डेंसिटी कभी भी जो है, डेंसिटी ये कांस्टेंट होती है। जब अपन इसका प्रूफ देखते हैं तो डेंसिटी किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता, ना किसी मास नंबर पर, ठीक है, ना किसी एटॉमिक नंबर, ये किसी भी चीज पर डेंसिटी निर्भर नहीं करता। तो हर एटम के लिए डेंसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर वगैरह से। ये बहुत स्टार पॉइंट है, खूब सवाल पूछे गए हैं, वो अभी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बेटा, वॉल्यूम ध्यान रखेंगे। अगर मैं न्यूक्लियस मानूं तो एक स्फेयर है, स्फेयर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पायर क्यूब। वहां से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको बेटा जी? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आप इसको बोल सकते हो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास नंबर। और ए को अगर देखोगे तो आप चाहो तो वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब। तो यहां से भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, आर और वॉल्यूम में भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए। बाकी एक और चीज है बेटा जो आपको पता होना चाहिए, कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट की, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सही से देखेंगे आपके पास अगर कोई x एलिमेंट है तो यहां पर a है, और ये क्या है? z क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और a जो बताता है बेटा, ये क्या बताता है? मास नंबर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरी चीज कि एक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ C12 एटम अपॉन में 12, जिसकी वैल्यू लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, मतलब एक प्रोटॉन के मास के बराबर ही हो जाता है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे।
इतना बात आपको अगर पता है साइज ऑफ न्यूक्लियस में, तो हम अब सवाल सॉल्व करने लायक हो गए हैं, जिस पर आपको दिखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चटकाते हैं। सबसे पहला सवाल बच्चे देखो, 2023 में भी पूछा गया, ये 2023 वाला है। आप चेक करेंगे तो बस एलिमेंट को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया है। बट 2019 में भी सेम सवाल पूछे गए और उससे पहले भी फर्दर पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो मेन की बात कर रहा हूं ध्यान से। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ न्यूक्लियस 816 एंड हीलियम न्यूक्लियस इतना। अब इसको देखकर बच्चा क्या करेगा, डेंसिटी को लिखेगा मास बाय वॉल्यूम, फिर मास को देखेगा, फिर वॉल्यूम लिखेगा, सब निकल भाई मतलब ही नहीं है। अभी एक चीज चटकाया, डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट। ये किसी भी चीज पर निर्भर ही नहीं करता, मास नंबर पर, एटॉमिक नंबर पर, इन सब पर। तो डेंसिटी चाहे कैसा भी एलिमेंट ले लो, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो चूंकि डेंसिटी क्या लोगे, कांस्टेंट। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है, कैसा भी एलिमेंट हो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चाहे ऑक्सीजन अपॉन में क्या ले लो, हीलियम, क्या रह जाएगा 1:1, क्योंकि कांस्टेंट है। तो रो अपॉन में क्या होगा, रो, तो क्या हो जाएगा 1:1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, तीसरा। ध्यान से, खूब सवाल पूछेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जेईई मेन 2024 में ही पूछा गया बेटा। क्या कह रहा है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192। सवाल को पढ़िए जरा, क्या कह रहा है, रेडियस और मास नंबर में रिलेशन है। सर जी ये देखते ही अभी मुझे एक बात समझ आया कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1/3। तो हम यहाँ से सर साफ साफ बोल सकते हैं R1 अपॉन में R2 बराबर A1 की पावर 1/3 A2 की पावर 1/3। ठीक है, अब उसने बोला है एक जो रेडियस है वो कितना है, कितना है R0/2। अगर मैं इसको बोल दूं यहाँ से, ये R0 है और ये हो गया अपने पास R0/2। बोलो सही है। इस वक्त क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया R1 A2 की पावर 1/3 R2 A1 की पावर 1/3। बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये लिख सकता हूं। अब R1 आप चेक करो, ये R1 कुछ और नहीं क्या है, A0 है। इस जगह आप देखेंगे, इसको अभी रहने दो, R2 कितना है, R0/2 और A1 की पावर 1/3। बोलो सही। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, R0 से R0 से कैंसिल कर दे, तो अगर इनका क्यूब ले ले तो A2 बराबर मिल जाएगा बेटा 1/2 का क्यूब इंटू A1, जो कि आपको मास नंबर पहले गिवन है, कितना है 192। तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब विल बी 1/8 और A1 कितना हो जाएगा 192। 8 2 जा 16, तो 8 4 जा 32। तो अपने पास कितना आ गया 24 विल बी द मास नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ये सवाल आपने देखा कि डायरेक्ट किस पर बेस्ड था, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। आगे चलते हैं, जेईई 2022 का सवाल देखिए किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया। और मैं, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1 भी देखे होंगे आप और पार्ट 2 भी अगर आप देखे होंगे, तो मैंने ऐसे बहुत बार सवाल करवाए हैं जिसमें एलन वगैरह के टर्म्स में देता है। पहले तो कुछ बच्चे डरते हैं, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। रिलेशन याद रखो, R बराबर बेटा क्या था, R0 A की पावर 1/3, सिंपल। अब इस R0 को उठा के कहाँ लाएंगे, R के नीचे, तो R अपॉन में क्या बनेगा R0 A की पावर 1/3। अब बोथ साइड अगर हम ln ले ले तो ये बन जाएगा ln R अपॉन में R0 बराबर ln, इसका अगर हम पावर लेंगे तो पावर कहाँ जाएगा, आगे है ना, A टू दी पावर B, तो B आगे जाएगा ln A, तो 1/3 ln A। अब इसको कंपेयर करना है किससे, आपको पता है कि ये कैसा टाइप दिख रहा है, y में हमें हर जगह क्या है ln R/R0, तो ये क्या बन गया y। अब x में देखो हर जगह क्या है ln A, तो ये क्या बन गया x, तो सिंपल क्या हो गया y बराबर mx। और देखिए अगर स्लोप यहाँ कांस्टेंट है, वैसे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जिसका भी थीटा 90 से कम होगा। और दूसरी चीज ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का,
तो ये किसका इक्वेशन हो गया? स्ट्रेट लाइन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है स्ट्रेट लाइन? एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो कौन सा है? सेकंड। ठीक है, तो 2022 में आया सवाल था, बिल्कुल छुटकू सा सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखो कब आया बेटा? 2023 में आया हुआ है ना। पढ़ते हैं सवाल को। देखो बार बार कैसे वो, मैंने आपको क्या बोला, अगर आप इस सवाल को देखो 2023 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, देखना तुम बताना कि इससे वो रिलेशन है या नहीं है इस सवाल का। देखिए जरा, कह रहा है कि द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बोरोन, लिथियम, आयरन, नियोन, बिस्मथ कैन बी अरेंज्ड एज ऐसे। कह रहा है इसके हम डेंसिटी के ऑर्डर को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। गधे हैं क्या? सर जी आपने तो सिखाया कि डेंसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो भाई क्या किसी के भी ऑर्डर करोगे तो वो क्या रहने वाले हैं? सेम, सब बराबर होंगे, चाहे कैसा भी एलिमेंट हो, सबका डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम। जबकि ये कह रहा है इस ऑर्डर में, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या हो गया? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या हो गया? फॉल्स। अगला देखिए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर। अभी सिखाया आर बराबर क्या होता है? आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ये बिल्कुल कैसा है? ट्रू है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस सवाल को देखते हैं बच्चे। देखो जेईई में 2024 में सवाल आया हुआ है, देखते हैं सवाल को, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर कितना है बेटा? 64 इज 4.8 फर्मी। मतलब जब मास नंबर 64 है तो अपने पास कितना है? 4.8 फर्मी। देन द मास नंबर ऑफ अनदर न्यूक्लियस हैविंग रेडियस कितना? 4 फर्मी इज 1000 अपॉन में x, वेयर x इज। अच्छा ध्यान से, हमें पता है कि सर जी आपने बताया कि रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? a की पावर 1/3 के। तो मैं यहां से लिख सकता हूं r1 अपॉन में r2 बराबर a1 अपॉन में a2 की पावर, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर देखोगे तो R1 पहले कितना है? 4.8 है ना। अच्छा इसका अपन क्या कर लेते हैं? टेक क्यूब कर लो इसको बोथ साइड। तो ये अगर करेंगे तो इसका अगर क्यूब लेंगे तो ये तो R1 अपॉन R2 का क्यूब बन जाएगा। तो अपने पास बना R1 अपॉन में R2 का क्यूब बराबर क्या हो गया? A1 अपॉन में A2। कोई दिक्कत? R1 बताओ कितना है बेटा? 4.8 फर्मी अपॉन में ये कितना फर्मी है? 4। फर्मी कैंसिल हो जाएगा तो चेंज वगैरह करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। इसका क्यूब बराबर A1 बेटा कितना है? 64। यहां से क्या मिल जाएगा अपने को? A2। अब ये देखो 12 चौके 48, 1.2। अब तो A2 अपने पास कितना आ गया बताओ? यहाँ से A2 आ गया 64 अपॉन में 1.2 का क्यूब, 1.2 12 12 144, 1.44। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, आप इधर रूट क्यूब ले लो तो इधर से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब कह रहा है जो A2 आ रहा है कि वो कितना होने वाला है? 1000 अपॉन में x। तो अगर आप देखो तो A2 बेटा आया है 64 अपॉन में 1.2 इंटू 1.44, इसको लिख सकता हूँ 1000 अपॉन में x। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, जरा इसको देखो, ये हटाऊंगा ये हटाऊंगा तो ये चला गया। अब देखो 8 8 जा 64, तो ये हो गया 18 8 जा, ये हो गया, अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो गया खड़ाक से जल्दी से, ये 4, तो ये हो गया 9, ये 2, तो ये हो गया 6, तो 9 6 जा नछा के 54 54, तो 2 से इसको पूरा कैंसिल करोगे तो 27, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये अपने को याद रखना है, बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
इस सवाल को देखो फिर से, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जब देखा ना कि कौन से सवाल उठाऊं 2021, 22, 23, हमने देखा 24 में तो बहुत पूछे गया भाई न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो मैं उसके 24 का उठाया, फिर मैंने 23 का उठाया, मैंने बोला अच्छा 24 से ही तो इतने ज़्यादा सवाल हो गए भाई साहब, है तो इतना डिस्कस करना, तो वो तो फिर मैंने मोस्टली जो है 2024 का ही उठा लिया, ठीक है, और लेटेस्ट वाला हमेशा काम का होता है। तो देखिए, अ न्यूक्लियस हैज मास नंबर A1 एंड वॉल्यूम V1, अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर A2 एंड वॉल्यूम V2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि देखो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ए के। तो अगर वॉल्यूम ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपन यहां साफ साफ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बोलो सही, तो इसको लिख सकते हैं V1 अपॉन में V2 बराबर A1 अपॉन में A2। चेक करो बेटा, कह रहा है मास नंबर A1 एंड वॉल्यूम V1, अनदर न्यूक्लियस हैज मास नंबर A2 एंड वॉल्यूम V2, और कह रहा है यदि A2 बराबर 4 टाइम्स A1 है, तो यहां से मैं इस वाले फैक्टर से क्या निकाल सकता हूं, जल्दी से देख लो, A1 अपॉन में A2 बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन में 4। तो मैं डायरेक्ट यहां रख सकता हूं 1 अपॉन में 4 V1 अपॉन में V2। पूछा लेकिन यहां देखो क्या है, 2 और 1, तो ध्यान देने, बच्चा जल्दबाजी में कर देता है गलती। तो V2 अपॉन में V1 कितना हो गया, 4 अपॉन में 1, दैट विल बी 4। सिंपल सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट ऐसे सवाल आते हैं। ये हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात किया, तो यहाँ पर अपने पास जो आ गया है वो कितना आ गया, आंसर है 4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब जो बात है ये है एनर्जी किसमें, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, खूब सवाल आते हैं बेटा, खूब सवाल आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो, जब न्यूक्लियस की हमने देखा डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत पास पास होता है, पास पास है तब भी स्टेबल है, तो किसकी वजह से, न्यूक्लियर फोर्स उसको बांध के रखता है। लेकिन क्या होता है कि जब पास पास है और मासेस डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्लोजली पैक्ड है, पास पास है, तो अब हमें क्या करना होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, डिके करता है, अपने साथ तोड़ता है खुद को, ताकि क्या हो, मास टूटकर निकले। क्योंकि अभी न्यूक्लियस के पास पास है, तो अगर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं KQ1 Q2 बाय आर, आर क्या हो गया, कम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। कोई भी चीज़ ज़्यादा एनर्जी पे क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसलिए न्यूक्लियस अपना डिके करने, न्यूक्लियस अपने आप को तोड़ता है ताकि वो क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। तो न्यूक्लियस जब अपने टुकड़े करता है तो उसके साथ क्या अलग होता है, मास। और जब मास अलग होगा तो मास अपने साथ क्या कैरी करता है, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैविंग मास हैविंग एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। तो वो अपने पास एनर्जी लेकर चलता है, और वो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, होता है mc²। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mc²। तो बाइंडिंग एनर्जी, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी दे कि या तो वो टूट जाए, किसमें, अपने न्यूक्लियॉन्स में। तो ये अगर मैं न्यूक्लियस को देखूं तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, वो फ्री हो जाए। या फिर आप कह सकते हो कि जब दो जुड़ते हैं तब भी एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ एनर्जी दो तरीके से आपको पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको क्यू वैल्यू में भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझिए, बाइंडिंग एनर्जी जो अपने को लिखना है बेटा जी, बाइंडिंग एनर्जी, चाहे मास क्रिएट होगा चाहे मास डिस्ट्रॉय होगा, हर वक्त आपको या एनर्जी लेना या एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब भी ये जब टूटेगा तो यहाँ क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो इस तरीके से जो साथ में एनर्जी क्या बोला, या तो इसको तोड़ने के लिए या टूटने के बाद जो एनर्जी मिला उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपको ये याद रखना है, डेल्टा m इंटू c²। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें एक अच्छी चीज ये होती है, बच्चों को पता नहीं होता है, ध्यान देना बेटा। अगर आपका, दो बातें हैं बेटा, दो बातें, अगर आपका मास ग्राम में हो, सॉरी हाँ, एक बार ग्राम में होगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी किस में गिवन हो, जूल में गिवन हो, और एक बार बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो। अगर जूल में होगा तो आप यहां पर बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे लिखें, डेल्टा m, c मतलब 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर कर दे। ये तभी किस में होगा, इस वक्त जूल में। और ग्राम में हो तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो बेटा, और AMU में हो, मास किस में हो, यहाँ मास किस में हो, AMU में, और यहाँ मास किस में हो,
ग्राम में। तो आप इससे डील कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इस वक्त इस केस में आप बाइंडिंग एनर्जी जो लिखेंगे बेटा डेल्टा एम इंटू, साफ साफ बोल रहा हूं डेल्टा एम इंटू, ठीक है। जब मास केस में एएमयू में हो तो आप बगल में जो मल्टीप्लाई करेंगे इस सी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, कितना 935 पॉइंट में भी होता है लेकिन आप इतना रख सकते हैं, ठीक है, 935 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप इतना लेकर चलेंगे। बोलो सही क्या? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो मुझे बता दे, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप यहां पर क्या लिखेंगे 935 935, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो सही, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हमेशा देखिए इट विल बी ऑलवेज क्या है बेटा पॉजिटिव एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। तो समझो आपको बाइंडिंग एनर्जी हर बार क्या, जितना मास का डिफेक्ट आता है, जितना मास घटा या बढ़ा जो भी आप कहो, तो उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी होगा, जितना मास वो जाएगा या बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही कह रहा है इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट और इक्वल टू एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इट वाज फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से सी स्क्वायर की वैल्यू जब रखते हैं इसमें एमयू में तो यहाँ पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल जो जेईई मेन 2024 में आया हुआ है। क्या कह रहा है इस सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है भैया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सर्टेन न्यूक्लियस is 18 into 10 की पावर 8 जूल. How much is the difference between total mass of the nucleus and nuclear mass of the given nucleus? ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कितना मास डिफेक्ट होगा, हाउ मच इज द डिफरेंस। मतलब क्या हो गया सर जी ये मास डिफेक्ट क्या है। एक्चुअली क्या हुआ, जब न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस टूटा तो वहां पर अपने साथ क्या लेके गया, मास अलग हुआ, मास अपने साथ क्या लेके गया, एनर्जी। तो हमने एक थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया, एक प्रैक्टिकल। देखो ये पूरा हम रेगुलर क्लास में बताते हैं बेटा, समय नहीं है। और थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल किया तो वहां जो मिसमैच आया उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको उससे मतलब नहीं, मैंने जो फॉर्मूले बता दिए वही आपको काम के आएंगे। खूब आता है बाइंडिंग एनर्जी पे सवाल, ध्यान सुना। क्या लिखोगे, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, ये अपन लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर आप देखो जूल में गिवन है बेटा, किस में गिवन है, जूल में। जूल, जूल के लिए देखो यहाँ सी स्क्वायर क्या लोगे, जब किस में गिवन हो, जूल में, तो क्या लोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास ध्यान से हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में सी का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से डेल्टा एम अपने पास में कितना आ गया बच्चे, डेल्टा एम बाइंडिंग एनर्जी विल बी 18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में सी का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 9 का स्क्वायर। तो बन जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 16। तो ये हो गया 2, यहाँ पर बच्चा 8। अब मुझे देखूं तो उसको ऊपर लेके जाऊं 2 इंटू 10 की पावर -8, लेकिन ये बेटा किस में आएगा, ये आएगा आपको केजी में। अभी किस में आएगा, केजी में। किस में आएगा, केजी। अब मुझे इसको ग्राम में बदलना है तो 10 की पावर -8 तो इंटू अगर मैं कर दूं 10 की पावर 3 तो 2 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम में है। अब मुझे ग्राम में ऑप्शन दिख नहीं रहा, किस में दिख रहा है, माइक्रोग्राम। तो इसी को देखो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 20 इंटू 10 की पावर -6। इसी चीज को देखो ये लिख सकता हूं क्या, चेक करो, देखो ठीक है। तो ये हो गया अपना माइक्रोग्राम। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ध्यान रखिएगा, ओके। सिंपल से शुरुआत किया हूं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। अगर आप देखो बेटा ये जेईई मेन 2024 में ही सवाल पूछा गया है। क्या कह रहा है, एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप, बोरोन है। और ये आपको पता है कि जब भी मैंने अभी आते ही बताया था, ये जेड होता है बेटा ए,
A will be the mass number and mass number will be the number of proton plus neutron and Z will be the atomic number, that is number of proton. तो इस आइसोटोप का मास m0 गिवन है. Mp and Mn are the masses of proton and neutron. ठीक है. देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. सिंपल है बच्चे, अभी हमने आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. बोलो कोई दिक्कत? और अगर हम बात करें डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तो यहां से अगर हम डेल्टा m लिखने की कोशिश करें, जरा इसको देखना है ना, आप अगर सही से देखो तो बोरोन बना है 5 और 12, तो 12 में से 5 गया 7. हाँ, तो 7 किसने? न्यूट्रॉन से मिलकर. 5 कितने? प्रोटॉन मिलकर. क्या बना रहे हैं? 5 12. बोलो सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो अब अगर आप देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा m जो लिखेंगे, डेल्टा m बेटा होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. ध्यान से, रिएक्टेंट कौन सा है? दिस विल बी रिएक्टेंट साइड एंड दिस विल बी प्रोडक्ट. तो बताओ रिएक्टेंट कितना? 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 5 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन माइनस प्रोडक्ट. इसका मास गिवन है अपने पास कितना है? m0. चेक करो कितना गिवन है? m0. तो रख दो खटाक से m0 इनटू क्या कर देंगे? अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तो यहां रख देंगे सी स्क्वायर. अब चेक करो ये ऑप्शन कहां दिख रहा है. पहला चेक करते हैं 5 मास ऑफ प्रोटॉन, 5 मास ऑफ प्रोटॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस. ये पहला ही ऑप्शन मुझे दिख गया है, तो आंसर बिल्कुल कौन सा है? फर्स्ट. तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा. सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल. इस सवाल को देखो, अक्सर ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे. थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर है, इसको इसलिए लिया हूं ताकि मैं आपको सिखा पाऊं कन्वर्जन. कभी आए तो डरना नहीं है कन्वर्जन. देखो जेईई मेन 2024 में क्या बोला? द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. सर जी दिमाग चमक गया. अगर मुझे एनर्जी लिखना है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, मास किस में गिवन है? मास किस में है? ग्राम में. ग्राम में है तो किस में जाओ? सी स्क्वायर. 3 इंटू 10 की पावर 8 का क्या करो? स्क्वायर. तो पहले डेल्टा m मास कितना है? 1 ग्राम. ग्राम को बदलो बेटा किस में? केजी में. 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से. बोलो सही. अब सी स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना बना? 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16. ये किस में आया? जूल में. अब तुम्हें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल. तो 1 जूल के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर हमें किस में गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 इंटू 16 में से 3 गया 10 की पावर 3 इंटू 9. इसको डिवाइड किससे करूंगा बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. ये किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, किस में चाहिए? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चेक कर लेते हैं, और बाकी सब मेगा में. तो मेगा में चेक कर लेते हैं. यहां से तो वैसे अगर ये कैंसिल करें ये आ सकता है क्या? ये तो मुझे नहीं दिख रहा. चलो अगर मेगा में कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19. मेगा के लिए बेटा 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे क्या करना है? छम्मा छम्मा करना है. आइए चेक करते हैं. 16 में से 3 गया. देखो ये गलती हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाता है. यहाँ क्या आ जाएगा? 13. ठीक है ना. तो -19 ऊपर गया, 6 से 6 निपटा दो, बचा 7. ये ऊपर गया, 19 + 7 कितने हो गए? 19 1 20 से 26, 10 की पावर 26. तो ये अपने पास बचा बेटा 9 अपॉन में
1.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको देखेंगे, 16 पंचे 80, 1.6 तो 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा हो और 10⁻26 में 5 से बड़ा हो। आप इसको करो, ये तो साफ साफ थोड़ा दिख रहा है, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 5.6, तो ये 5.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें आंसर आपको फोर्थ वाला। तो ये देखो इस सवाल को जेईई मेन 2024 में ही पूछा, तो ये कन्वर्जन आना चाहिए, ये जो है ये फैक्टर आपको आना चाहिए। ठीक है, जब भी डेल्टा में क्या बोला था किस में हो बेटा, ग्राम में, केजी में, तो आप पहले किस में जाओगे, सी स्क्वायर ये यूज करेंगे, फिर इसमें क्या जाएंगे जूल में, जूल से किस में जाओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाओगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे चलते हैं, जेईई मेन 2024 में ही देखो कितने सारे पूछे गए है ना। देखिए सवाल पढ़िए क्या करें, द मास डिफेक्ट ऑन इन अ पार्टिकुलर रिएक्शन इज कितना है 0.4 ग्राम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज n इंटू 10⁻7 ओ किलो वॉट आवर, वेयर n इज, देखो बार बार कन्वर्जन फैक्टर कैसे आ रहा है, सी बता रखा है बेटा आपको। अच्छा सर जी हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी आपने बता दिया है, कितना एनर्जी लिबरेट होगा, तो डेल्टा m इंटू सी का स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितना है, इधर है n इंटू 10⁻7, लेकिन किसमें किलो वॉट आवर में, इसको बदलो बेटा, 1 किलो वॉट मतलब पहले 10⁻3, वॉट में कोई चेंज नहीं करना है, आवर को कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60, ठीक है, बराबर डेल टाइम अपने पास 0.4, देखो मास देखो ग्राम में है, ग्राम तो किसके लिए सी स्क्वायर करेंगे तो 0.4, पहले तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, केजी में बदल लिया। अब क्या करेंगे सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बेटा मतलब 9 इंटू 10⁻16। अब अपने को छम्मा छम्मा करना है, ठीक है, 7 7 गया, वहां बचा 9, 9 में से 3 और चला गया, बचा 6, 7 3 10 तो 6 बचा, 6 में से 3 गया, चेक करते रहना बेटा कुछ गलती ना हो, एक और निपटा दो, बचा 5, 1 2 बचा 3, तो अपने पास आ गया n इंटू 36 बराबर 36, ये देखो 10⁻³ और 3 और 36, तो ये तो कैंसिल हो गए, n बराबर कितना आ गया 1। सिंपल कैलकुलेशन भी इस बार तो सिंपल सा इजी सा, तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 10 बार बोला हूं, एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं, यही फंडा है, ध्यान सुनिए। बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा m सी स्क्वायर, अगर मास ग्राम में जूल में एनर्जी हो तो सी स्क्वायर ऐसे यूज करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एएमयू में मास गिवन हो तो डायरेक्ट डेल्टा m 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अब ये सवाल था, ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, जेईई मेन कब आया हुआ है 2024 में। देखो क्या कह रहा है बेटा, A nucleus is at rest disintegrate into two smaller nuclei with their masses in the ratio कितना है 2:1. After disintegration they will move. Actually ये थोड़ा सा सवाल बच्चे जो है कि छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि तकलीफ सा, ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में, बट इसमें ना ही तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेशन है ऐसा कुछ भी, बट ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि आपको देखो इस वाले सवाल में जब भी कभी एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है और उससे कोई छोटा सा टुकड़ा अलग होता है, कभी भी एक बड़ा सा टुकड़ा है उससे कोई छोटा टुकड़ा टूट कर अलग होता है, हमेशा वहां पर बेटा एनर्जी कंजर्व नहीं करते हैं, क्या कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। ये सिखाने के लिए बस मुझे आपको बताना था। मतलब अगर कोई बड़ा सा टुकड़ा है, इससे एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो रहा है, तो यहां और यहां में क्या कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है, एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। ध्यान से इस बात को समझिएगा। तो कह रहा है कि एक न्यूक्लियस जो रेस्ट पे रखा हुआ है, ये अपने पास न्यूक्लियस है, कोई रेस्ट पर है, ये अभी आगे पढ़ो कितने में, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट रहा है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट रहा है इस तरीके से। इन द मासेस का रेशियो क्या है बेटा 2:1। ठीक है सर जी, ओके।
अगर आप देखें तो इसका m1, इसका क्या मान लेते हैं m2। अब चूंकि रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, 0। मैंने क्या बोला, जब भी टुकड़े अलग होंगे, बड़े टुकड़े में से छोटा टुकड़ा हमेशा बेटा P इनिशियल बराबर क्या करो, P फाइनल। इसको खून में बसा लो, हर जगह काम आता है ना। रिकॉइल स्पीड में भी यही काम करके हमने क्या किया था, रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला प्रूव करता है 10.2 अपॉन में mc, मतलब एनर्जी इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन अपॉन में mc। ये ध्यान रखिए यहाँ से, अगर किसी ने देखा होगा पार्ट 2 तो मैं उसमें बता रखा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट 2। यहाँ मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो P इनिशियल 0 है तो फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा, 0। फाइनल को भी क्या होना पड़ेगा, 0। इनिशियल 0 है, अगर 0 है तो फाइनल भी क्या होगा, 0। और अगर फाइनल 0 होगा इसका मतलब है कि इन दोनों को अपोजिट चलना पड़ेगा। ये बात तो तय हो गई। पहली बात समझो, इसको इधर चलना पड़ेगा, इसको इधर, या इसको इस साइड तो इसको इस साइड, एक दूसरे के अपोजिट ही चलना पड़ेगा, तभी क्या होंगे, कैंसिल होंगे। क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगा ही, मासेस का रेशियो है ही। तो अगर कैंसिल करना है, 0 होना है, तो कैंसिल करने के लिए एक दोनों को एक दूसरे के अपोजिट चलना होगा। तो एक तो हम देखेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, सेम डायरेक्शन वाला तो बिल्कुल भी नहीं, 3 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब सेम स्पीड से चलेंगे, क्या चलेंगे, आ जाओ देखते हैं। अब देखते हैं, तो इनिशियली 0 हो गया, मान लेते हैं ये पीछे चला है तो माइनस का m1 v1, वो आगे ही चला तो प्लस का m2 v2। तो यहाँ से अपने पास m1 v1 बराबर क्या हो गया बेटा, m2 v2। तो m1 अपॉन में m2 बराबर हो गया v2 अपॉन में v1। अब देखो मासेस का रेशियो क्या गिवन है कि न्यूक्लियर विद देयर मासेस इन द रेशियो 2:1। तो ये अपने पास जो रेशियो गिवन है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो v2 अपॉन में v1 हो गया 2:1। बोलो सही है। लेकिन अपने से पूछा है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड इन द रेशियो। स्पीड का रेशियो देखो क्या हो जाएगा, ये v2 अपॉन v1 है, तो इसलिए v1 अपॉन में v2 विल बी 1:2। तो ध्यान से, इसमें कोई बाइंडिंग एनर्जी से रिलेशन नहीं था, लेकिन इसमें सवाल न्यूक्लियस वाले टाइम में इसमें आते हैं, डिसइंटीग्रेट डिके होता है तो उस वक्त आ जाता है ऐसे सवाल। तो ध्यान रखिएगा इसका। तो हमने क्या बोला, v1 अपॉन में क्या हो गया, v2, तो 1:2 के रेशियो में आया, एंड 1:2 और अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन कैसा है बेटा, अपोजिट। तो ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन और v1 अपॉन में v2 इक्वल टू 1:2। सर यहाँ बाइंडिंग एनर्जी यूज, अरे बाइंडिंग एनर्जी, अब ये टूटा है साथ में रिलीज हुआ होगा, लेकिन वो पूछा नहीं इसमें, लेकिन सवाल है कि टूटने वाले, डिके वाले, न्यूक्लियस में डिके वाला समझो सवाल हो गया, और 2024 में ही पूछा है बेटा जी। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2, यही ऑप्शन दिख रहा है। 2:1 नहीं, 2:1 गलत हो जाएगा भैया, 1:2। आगे चलते हैं, अगला है रेडियो एक्टिविटी। बच्चे कहते हैं सर ये वाला पार्ट तो हटा दिया गया। बेटा बहुत इजी होता है, अगर गलती से आ गया तो फंस जाओगे। सिंपल देखो, अगर कोई बड़ा सा न्यूक्लियस है यूरेनियम, मान लो ये यूरेनियम 92-235, हम तो कह रहे हैं कोई सा भी इस तरीके से अगर यूरेनियम होता है तो ये कौन कौन सा डिके करेगा बेटा, अल्फा डिके भी करता है, बीटा डिके करेगा, और क्या होता है, गामा डिके। बीटा में 2 बाहर आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। सर माइनस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और प्लस क्या है, इसको आप, ये इलेक्ट्रॉन कैसा, ये मास तो बिल्कुल कैसा, इलेक्ट्रॉन जैसा, चार्ज कैसा, प्रोटॉन जैसा। तो ये ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होना, मैं अभी बता देता हूँ। और इसको बोलते हैं बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन बोल देते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर अगर बीटा माइनस डीके होगा, बीटा प्लस डीके होगा, तो एक में बीटा प्लस में इसमें अगर न्यूट्रिनो बाहर आएगा तो इसमें कितना आता है, क्या आता है, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को क्या बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो को उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है, ये अल्फा डिके से ही आगे स्टेप चला जाता है गामा डिके पे। जो रेगुलर क्लास बच्चे होंगे आप देखेंगे मेटा स्टेबल स्टेट में जाके बनता है। लेकिन चलो अभी अपने पास समय नहीं है, जो काम की बातें उससे करा रहे हैं जिससे सवाल सॉल्व होता है। अल्फा डिके अगर हम देखें बेटा, इसको एक तरह से समझे तो मानो कोई भी x है, ये z है, a है। अगर ये डिके होगा और डिके होने के बाद कोई क्या बना है, y, तो इसके साथ कौन निकला, 2He4।
2He4। ये ऊपर मास होता है और ये क्या होता है, चार्ज। तो बताओ बेटा, यहाँ A था तो यहाँ क्या बचेगा, A-4। मास नंबर में कितने का डिक्रीमेंट करोगे, 4 में, और Z में कितने का, 2 का। ये ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल अल्फा डिके में अल्फा में A-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा। अब रही बात बीटा प्लस और बीटा माइनस। ध्यान से सुनना, प्लस है तो इसमें माइनस करते हैं, चार्ज में नीचे में, ऊपर मास में कोई अंतर नहीं हो, तो इसमें क्या करोगे, प्लस में, बीटा प्लस में -1 कर दो। ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस, इसमें क्या कर देंगे, +1 कर दो। डायरेक्ट बोल रहा हूं। गामा में, इसमें सिर्फ किसमें, जेड में, ये नीचे वाले में, मास में कोई चेंजेस नहीं करोगे। गामा में क्या करते हो बेटा, नो चेंज। गामा में किसी भी प्रकार का, ना ही तो ए में ना ही तो, ये किस में करना है, जेड में, ठीक है, उसके चार्ज में, जिसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलोगे उसमें -+1। यही मुद्दे की बात है, ध्यान से सुन लीजिए। अल्फा डिके, बीटा डिके, अल्फा डिके में मास नंबर को 4 से घटा दो, मास नंबर को 4 से कम कर दो, और जेड को, एटॉमिक नंबर को कितने से, 2 से। बीटा में 2 होते हैं बेटा, बीटा प्लस हो रहा होगा, बीटा माइनस। बीटा प्लस में प्लस है तो इसको बोलते हैं -1 कर दो, माइनस है तो बोलते हैं +1 कर दो। गामा डिके में किसी भी प्रकार का ना ही मास में चेंज आएगा और ना ही उसके जेड में चेंज आएगा। आइए सवाल देखते हैं, बहुत छुटकू सा होता है, देखो साफ साफ बोला भी गया है यहाँ पर। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी एंड सब्सटेंस शोइंग दिस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। होता क्या, वो अपना जब डिके करता है, क्या बोला था आपको, स्टेबल होने के लिए वो जब डिके करेगा तो क्या क्या पार्टिकल निकलेंगे, ये पार्टिकल आपको निकलते दिखेंगे। तो आइए इस पर एक सवाल करते हैं, इस सवाल से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो 2023 में आया हुआ है बेटा, ठीक है, जरा देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस हो रहा है। अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां देखो, ए से हम चल रहे हैं, 84 है, ऊपर क्या है 218, बोलो सही है। पहला कौन सा डिके हो रहा है, अल्फा। अल्फा में क्या करो, ए में कितना माइनस करो, इस वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को, इसको क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं जेड, इसको क्या बोलते हैं ए, ये बात। अल्फा डिके में ए क्या करो, -4, तो यहां बनेगा अपने पास A1 जो आएगा बेटा, क्या आएगा 214, -4 करेंगे और इसमें कितने घटाएंगे, 2, तो ये कितना हो गया 82। खटाक से, जल्दी से। अब कौन सा डिके, बीटा माइनस है, ध्यान देना बेटा, यहाँ क्या है बीटा माइनस। बीटा माइनस है तो प्लस करेंगे, नीचे बेटा, तो ये हो जाएगा A2, ये तो ऐसे ही रहेगा 214, ये कितना हो जाएगा 83। अब कौन सा डिके, देखो बीटा माइनस, अब कौन सा है, गामा में सर जी कोई चेंज नहीं करना है, तो जैसे है A3 वैसे ही रहने दो, 214 और 83। अब आगे चलो, आगे चले, ये गामा में फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा माइनस, ये गामा में कोई चेंज नहीं। अब इसके बाद कौन सा है, फिर से अल्फा है बेटा, तो फिर से अल्फा में फिर से माइनस करोगे, A4 आओगे, कितना हो जाएगा 210, और यहाँ कितना हो जाएगा 81, अल्फा डिके। अगला देखो A5 बताओ कौन सा डिके हो रहा है, बीटा प्लस, माइनस में प्लस करते हैं, प्लस में माइनस, तो नीचे एक माइनस हो जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा 210 और यहां हो जाएगा 80। अगला कौन सा है, गामा में तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही रह लेगा, और इसको बोलेंगे ए, बताओ यहां क्या बन जाएगा बेटा 82, यही रह जाएगा 80 और 210, बोलो सही है। तो ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये रह जाएगा, तो अपना आंसर होगा जो A6 है, A6 होगा 210 मास नंबर होगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितना होगा 80, 210 और 80, यही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, देख लो ध्यान से। क्या समझ में आया, क्या ध्यान रखना है, सिंपल सा था, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, अरे भाई कुछ नहीं है, अल्फा डिके में मास नंबर को 4 से घटा दो, एटॉमिक नंबर को 2 से, बीटा में 2, बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो बीटा माइनस क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसा ही ये समझो, इसमें माइनस दिखे तो +1 कर देना, प्लस है तो ये माइनस।
गामा में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। अब अगर आप देखोगे इस सवाल को, तो ये सवाल अगर डीके में है तो आप इसको चाहो तो आप इसको यहीं पर रख सकते हो बेटा, इसको आप यहीं रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि अगर ये टूटेगा, डिके करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा तो किधर है, तो वो हमने इसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो आपकी इच्छा तो आप यहाँ भी रख दो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट देखो क्यू वैल्यू। ठीक है, पानी का बोतल लेना। हाँ, अब देखो क्यू वैल्यू ध्यान से। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं। क्यू वैल्यू जब भी आता है बच्चा थोड़ा सा तकलीफ में जाता है कि भाई क्यू वैल्यू क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। भाई मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, जो एनर्जी जब वो टूटेगा तो साथ में जो एनर्जी रिलीज करेगा वही समझो क्यू वैल्यू है। बाइंडिंग एनर्जी वैसे ही लिखते हैं, लेकिन एनर्जी जो रिलीज होता है उसको दो फॉर्मेट में लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी कह रहे थे, है ना। कि अगर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, एक बार इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट लिखते हैं बेटा, और एक बार इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी जो लिखते हैं, एनर्जी इसको आप क्यू वैल्यू भी बोल सकते हो, डरो मत फिर से सर क्या। अरे समझो अब सॉल्व करोगे तो वही लिखना है तुम्हें, क्यू बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन कभी कभी तुम्हें मास डिफेक्ट्स के टर्म्स में और कभी कभी तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देखने को मिल सकता है। मास डिफेक्ट के टर्म्स में जब लिखोगे आप उसी को क्यू अगर बोल सकते हो, ये क्यू ही समझो है, तो आप यहां पर लिखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। यही बाइंडिंग एनर्जी बोल दोगे, यही आप चाहो तो क्यू वैल्यू भी कह सकते हो। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो क्यू वैल्यू जो लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ध्यान से सुनो। ये सर ये बाइंडिंग एनर्जी क्यू वैल्यू लिख दिया आप? हाँ लिख दिया हूं। यहां डेल्टा में उस वक्त क्या लिखोगे रिएक्शन में, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम ये बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी, देखो एनर्जी किसके बराबर होगा, एनर्जी कहीं, ये क्यू क्या है, ये क्या है, एनर्जी ही है, एनर्जी ही है, ध्यान रखना। तो इसको बाइंडिंग एनर्जी, अब यहां प्रोडक्ट लिखते हैं माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। ध्यान से बेटा, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगा, दो तरह से एनर्जी निकालते हैं। जो अगर आपने बोला कि मान लो x प्लस वाई मिलके कोई z बनाया, प्लस क्या मिला, एनर्जी मिला, तो ये एनर्जी दो तरीके से लिखे जाते हैं। या तो आप इस फॉर्मेट में लिख लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर आपके पास क्या गिवन है, मास से गिवन है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी। ये ध्यान रखने का, डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर अल्फा डिके होता है तो हमने बोला कि मान लो ये x है, ये a हो गया, ये z हो गया, यहां से जब y निकलेगा z माइनस 2 a माइनस 4 प्लस में 2He4। तो कभी कभी बेटा आपसे डायरेक्ट इस पर बेस्ड सवाल पूछ लिया जाता है। सवाल कैसे मिलेंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। कि काइनेटिक एनर्जी किसका निकालो, पहले तो अल्फा पार्टिकल का बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने बोला ये टूटा है तो ये अपने साथ क्या लेके निकला है, एनर्जी। तो बताओ अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो ध्यान से रखना, इसको लिखते हैं a माइनस 4, मास नंबर माइनस 4 अपॉन में a इंटू ये जो q वैल्यू है, ये जो q है, इस q को हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं। एंड अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे
ये y कितना लेकर निकलेगा, तो आप सिंपल कर सकते हो 4/a इंटू क्यू। इस फॉर्मूले से भी सवाल आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये Q क्या है, Q वैल्यू, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर चटका दिया है। ध्यान से, ये फॉर्मूले भी बहुत काम के हैं, कभी कभी डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्फा डी के कहाँ बताया, अभी बताया रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, इस तरीके से ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, और कुछ भी जैसे मुझे लगेगा आगे तो मैं उसको यहाँ पर कंसिडर कर लूँगा। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ होता है, बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी बताते हैं हम, इसके पीछे जगह है क्या, नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 कॉपी कर दिया हूं मैं। इसको क्या अपन क्रॉप कर सकते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ से आ गया, इसको मैं चाह रहा था आपको बता दूं अगर यहीं पर, तो लेकिन क्यू वैल्यू भी हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन यही हो जाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है। चलो मैं अभी आपको बस एक बार बता देता हूँ बेटा, इस वाले कर्व में तो चलो रहने दो, उसको आगे ही बता दूंगा। अभी इतना आप जान लो कि कभी कभी आपसे स्टेबिलिटी पूछेगा। एक चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मास नंबर। इस बात को ध्यान में बसा लीजिए, सॉरी खून में बसा लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को क्या बोलते हैं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में मास नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा, इतने से अपना काम हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्यू वैल्यू में मैंने आपको इतना बता दिया, कुछ है नहीं, जो एनर्जी रिलीज होता है ये, इसी को हम क्या बोल देंगे, क्यू वैल्यू। अब आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक बार मास दिखाओ, तो यही बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास ऑफ, यहाँ देखो रिएक्टेंट माइनस क्या है, प्रोडक्ट, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में यहाँ क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस बात का जरूर ध्यान रखना। आइए पहला सवाल चटकाते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर कितना है बेटा, 242, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज 7.6 क्या, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल में देखो क्या गिवन है बेटा, मास नंबर जिसका बाइंडिंग एनर्जी गिवन है सवाल में, ब्रेक्स इनटू, जो ब्रेक होता है 2 फ्रेगमेंट में, इच विथ मास नंबर, एक 2 फ्रेगमेंट में दोनों का मास नंबर कितना है, 121। यदि हर एक फ्रेगमेंट न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी, हर एक फ्रेगमेंट का न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है कितना है, 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पहले तो सर जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, पर न्यूक्लियन मतलब होता है डिवाइड बाय मास नंबर, इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी लिखूंगा, जो भी आपको होगा उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसको किससे कर देंगे, इनटू मास नंबर से। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको गिवन है हर किसी का, द न्यूक्लियस विथ मास नंबर इतना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 7.6, तो यहां पर बेटा 7.6 रखोगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मास नंबर से। इस बात को ध्यान में बसा लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। जरा देखो, तो कह रहे द टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी, आप इस टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी को किससे सोच सकते हो, डेल्टा क्यू से। यही बता रहा था आपको, कोई दिक्कत नहीं। जब ब्रेक होगा, क्या बताया, चाहे मिलके बने चाहे ब्रेक होंगे, तो जो निकलेंगे एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, उसको आप क्यू वैल्यू से सोचेंगे, अगर क्या गिवन है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। तो ध्यान से देखो, तो अपन यहां पर लिख देंगे
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बस यही खेल खेलना है अपने को। अब प्रोडक्ट में कितने निकले हैं 121 के, ऐसे कितने बेटा 2, कितने हैं, कितना मेगा इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में 8.1, तो यहां रखेंगे 8.1 इनटू बाइंडिंग एनर्जी चाहिए ना, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए कितना गिवन है उसका 121, कितना गिवन है 121, बोलो सही है। ऐसे ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी। प्रोडक्ट में कितने बने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने बने हैं, एक टूटा है 2 में तो 2 है और दोनों सेम मास नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई इसको पूरे को किससे कर दे 2 से माइनस। अब बेटा क्या करेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट कितना है 242 मास नंबर है, ठीक है, और उसका पर न्यूक्लियन कितना है 7.6, इसको दूसरे कलर से ले लें 7.6 इनटू पहले तो मास नंबर कितना बेटा 242। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और अपने पास यहां से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे जहां तक याद है आता है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है बेटा 242 कॉमन ले लोगे, जब मैंने सॉल्व किया था 7.6, तो आप इसको लिख सकते हो 6.4.5, साफ साफ दिख रहा है 242/2 कितना आ गया 121। तो ये सवाल है अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखिए तो अपने पास कितना आ गया 121। ये आपको समझ में आना चाहिए जेईई मेन 2023 का है। ध्यान से देखो, पहले तो सवाल में क्या गिवन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो भी गिवन होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे मास नंबर, तो हमारे पास क्या मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तो डेल्टा क्यू का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी आपको दिमाग में रखना है। बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो जेईई मेन 2024 में आया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल को अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं बेटा, वो आपसे घिसवा रहा है, मतलब मेहनत करवा रहा है। और जेईई मेन ने तो इंटीजर में तो मतलब हद ही पार कर दिया है, मतलब कैलकुलेशन आपको लेना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और बिल्कुल चलिए इस सवाल को, वैसे तो मैं छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन, मैं एक बार इस सवाल को करके दिखाता हूँ बिल्कुल कैलकुलेट करके, ठीक है, कि कैसे आप कैलकुलेशन से भी डील कर रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्यू फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा अभी फ्यूजन नहीं बताया हूँ आपको। फ्यूजन मतलब जब बड़े टुकड़े से आप टूट करके क्या जाते हो छोटे टुकड़े में, और फ्यूजन मतलब जब 2 छोटे टुकड़े मिलके क्या बनेंगे बड़े टुकड़े। तो यहाँ बड़ा सा यूरेनियम जो होगा अपने पास वो टुकड़े बना रहे हैं, तो इसको फ्यूजन बोलेंगे प्रोसेस। ओके, फ्यूजन और फ्यूजन अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन वो अभी मैं आगे आऊँगा, इतना सा आपको जानना है। तो गिवन एटॉमिक मास है बेटा, तो आपसे कह रहा है कि ये सबके एटॉमिक मासेस गिवन है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे एनर्जी बताओ कितना क्यू वैल्यू रिलीज करेगा। अब आपको देखो क्या गिवन है, मासेस गिवन है, अंतर समझिएगा बच्चा, इसलिए मैंने आपको साफ साफ बताया, पूरा ब्रह्मास्त्र दे दिया हूं। अगर मासेस गिवन हो, क्या गिवन हो मासेस, तो आप क्या करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो कि हमने अभी इस वाले सवाल में देखा बाइंडिंग एनर्जी गिवन था तो हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिया, बट इस बार मासेस गिवन है तो अब अपने को क्या करें हैं, चूंकि मासेस गिवन है तो भैया क्यू वैल्यू बेटा कुछ और नहीं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम यहां से क्या ले सकते हैं, अगर आप सही से देखेंगे तो अगर आप डेल्टा एम आप क्या लिख सकते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वक्त अगर आपके एएमयू में है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि मासेस अगर एएमयू में गिवन हो तो आप बेटा डेल्टा एम किस में लिखेंगे, मासेस अगर किस में गिवन हो एएमयू में गिवन है तो आप डेल्टा एम किस में, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा
आप कैलकुलेशन करने के लिए आप चाहो तो इसको 931 भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा लो ये ज़रूरी नहीं है। बट इसने यहाँ पर वैसे बोल दिया होगा अपने पास कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साफ साफ उसने बोल दिया है, तो इस सी स्क्वायर की जगह तो हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ इस बार रिएक्टेंट माइनस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। बात को समझिए, सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है। सी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 931, तो ये तो अपने पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, सवाल में क्या गिवन है तो क्या यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अभी हम पहले क्या किए थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और अगर मासेस गिवन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये बहुत समझना अपने आप में ब्यूटी है। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बस मास रिएक्टेंट का ढूंढना है। मास चलिए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया, तो ठीक है भाई, ठीक है भाई। रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हो गया कितना, गिवन है अपने पास, कितना गिवन है, 235.0439। ये तो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट का। पहले प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, सबका सम कर दो। ये कितना गिवन है प्रोडक्ट के मास के लिए बेटा, प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट। आज वो चेक करते हैं कितना है, कितना है 139.9054। चेक करना कुछ गलती ना हो, है ना। 139.9054। दूसरा है बेटा 93.9063। तीसरा है 1.0086। अब इनको जोड़ दो, ये प्रोडक्ट का मास आएगा। 4 3 7 6 13 के 3, 1 1 1 5 1 6 6 12 8 20 के 0 2 2 2 2 9 9 18 की 8 हाथ गया 1, हमारे प्यार में ऐसे ही बोलते हैं। 1 10 3 13 14 की 4 हाथ 1 1 1 4 9 13 के 3 1 1 1 2। तो ये अपने पास आया है 234 पर। पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस बार, तो अपने पास इसमें से माइनस कर देंगे इसको साफ साफ 2। देखो ऐसे करोगे तो इजी होगा भैया, ज़्यादा डायरेक्ट ऐसे लिख के कोई मतलब नहीं है। -234.8203। अब माइनस करो, ये किसका मास है, रिएक्टेंट का। ये किसका मास है, प्रोडक्ट का। अब देखो 9 में से 3 गया 6, 3 4 में से 2 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 4 से 4 0, 3 3 0, 2 2 0। ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा एम। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, अब क्या करना है, क्यू वैल्यू क्या है, डेल्टा एम इंटू 931। तो इसको डायरेक्ट लिखो ना, 0.00 सॉरी, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट सॉरी 2236 इंटू कर देंगे 931। अब आपको ये काम तो भैया करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब इतना समय आप पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बेटा 238 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आप यहाँ से बता दोगे, नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर बेटा आता है 238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब सॉल्व करेंगे तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट, दैट विल बी 238। तो ये आपको सॉरी 238 नहीं, सॉरी जब आप सॉल्व करेंगे, सॉरी 238 नहीं बेटा 208 आएगा, 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 208 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट में 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कैलकुलेशन कर पाए। तो ये 208 आंसर हो जाएगा बेटा, 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखो बेटा जी, जेईई मेन 2021 में आया है, और ये सवाल मैंने लाया इसलिए है ताकि आपके सारे फॉर्मूले तैयार हो जाए। जी हाँ, देखिएगा इस सवाल को, कह रहा अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 184 इनिशियली एट रेस्ट
emits an alpha particle if the Q value of the reaction, Q वैल्यू गिवन है और मास नंबर गिवन है, कह रहा है अल्फा पार्टिकल। अच्छा है, साफ साफ अल्फा डिके हो रहा है, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी में बता दिया बेटा। ये अगर क्या है अपना Z और ये क्या है A, हम जाएंगे Y में, Y A माइनस क्या होता है 4, Z माइनस 2 प्लस 2He4। मैंने आपको साफ साफ यहाँ पर एक बात बताया था अभी कि काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है अल्फा पार्टिकल के लिए A माइनस 4 अपॉन में A इंटू क्यू वैल्यू होता है, बोलिए बोलिए, और Y के लिए 4 अपॉन में A इंटू क्यू। तो ध्यान से देखिए, ये अभी साफ साफ यहां में लिखवाया हूं, चेक कर सकते हो बेटा, देख लो, ये देखो A माइनस 4 अपॉन में A इंटू क्यू और Y के लिए 4 अपॉन में A इंटू क्यू। अगर Y, लेकिन अपने से तो पूछा है कि इसका अल्फा पार्टिकल का, तो अपन साफ साफ क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी अल्फा का चाहिए भैया, A कितना है, गिवन है बेटा 184, माइनस क्या कर देंगे 4 अपॉन में A इंटू क्यू। बताओ 184 माइनस 4 कितना हो गया, 180 अपॉन में A 184 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितना है 5.5। निपटाओगे अगर इसको चिक चिक, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप और तब आप चेक करेंगे तो बेटा ये आंसर जो आता है, मुझे जहाँ तक रटा हुआ है वो 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इतना सा आप मत बोलना कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है भैया। तो 5.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो ये बेटा इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इस पर सवाल लेकर के फिर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जरा देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, कुछ बातें हैं बेटा समझिएगा। होता क्या है कि इस ग्राफ को अगर आप सही से देखो तो ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ये जो यूरेनियम 235 दिख रहा है, ये हैवी न्यूक्लियस, ये ब्रेक करके किधर आते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई के पास आते हैं। ये जो अब ब्रेक होकर के लाइटर न्यूक्लियाई के पास जा रहे हैं, ये ब्रेक होकर के इधर आएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, फ्यूजन या फ्यूजन, फ्यूजन, इसको बोलेंगे फ्यूजन। एनर्जी चाहे फ्यूजन हो चाहे फ्यूजन हो, एनर्जी तो दोनों में ही रिलीज होगा, ध्यान से। तो ये जब इसके पास आएंगे, ये हैवी न्यूक्लियाई, कौन है ये बेटा, हैवी न्यूक्लियाई। ये हैवी न्यूक्लियाई, पहले तो सर ये कर्व क्या बता रहा है, ये कर्व ही समझ लो पहले। ये बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है, किसके, ये बाइंडिंग एनर्जी और इधर मास नंबर है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है और मास नंबर के बीच का कर्व है। क्या बताता है, स्टेबिलिटी, ध्यान से सुनना, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कौन स्टेबल, मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर विल बी स्टेबिलिटी, नहीं, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, सरासर झूठ है ये। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ध्यान से, ये स्टेबिलिटी है। अगर स्टेबल होना है तो क्या होता है बेटा, ये जो हैवी न्यूक्लियाई है वो अपना डिके करता है, तोड़ता है खुद को लाइटर न्यूक्लियाई में बदलने के लिए। तो यहाँ क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इस साइड क्या बोलोगे, फ्यूजन हो रहा है। और यहाँ जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो फॉर्म करते हैं और वहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। यहाँ पर इस साइड जो होगा वो क्या होगा, फ्यूजन। छोटे छोटे न्यूक्लियस बड़े में बदलेंगे ताकि कन्वर्ट हो और स्टेबल होने की वो कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है, ये देखो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका है, आयरन। आयरन Fe हैज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कितना है बच्चा,
इसमें दिया नहीं, 8.8 मुझे जहां तक रटा हुआ है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन होता है बेटा, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आप बोलेंगे यहाँ पर स्टेबल कौन है, यहाँ। तो ये टोर करके ये भी यहाँ पहुंचना चाहता है, इधर से भी ये भी यहाँ पर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। इधर फ्यूजन और इधर बेटा छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके इधर भी आना चाहते हैं फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। अब ये सब रिएक्शन जो होता है, अगर आप देखेंगे फ्यूजन फ्यूजन, इसमें से आपको पूरी क्लास में मैंने डिटेल में बताया कि सन में कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है। उस पर मैंने एक सवाल भी लिया हुआ है, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। आइए उस सवाल को देखते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, मैंने इसके अलावा सब चीज़ आपको बता दिया है बेटा शुरुआत से न्यूक्लियर फिजिक्स में। अगर आप इतने भी पढ़ते जाते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ सवाल गलत नहीं होगा, और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। आइए चेक करते हैं अगला जो है क्या करें, सवाल देखते हैं। सबसे ये देखिए सवाल आया हुआ है, कब आया है ये सवाल? अच्छा ये तो लिखा ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सवाल कब आया है। जेईई मेन 2024 या 23 का सवाल होगा बेटा, एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं, वैसे मेरे हिसाब से जेईई मेन 2023 या 2024 का ही होगा इसका सवाल। इससे पहले लिखा है कि नहीं लिखा हुआ था, इन दोनों में नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों ही जेईई मेन 2024 के सवाल है। ये भी बेटा जी जेईई मेन 2023 या 24, तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर 23 में होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि इसके लिए सर को कमेंट में लिखना है साहब वो तो आपने 2024 में बताया तो 2023 में था, भैया इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू न्यूक्लियर फ्यूजन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम इज करेक्ट। ओके, क्या हो रहा है बेटा? फ्यूजन हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। पता है आपको फ्यूजन कब होता है? अपन उसको बम्बार्डमेंट कराते हैं, किससे? उस पर हिट करते हैं, किसको? न्यूट्रॉन को, यूरेनियम 92 235 पर। तो वही आपके सामने है कि ये न्यूट्रॉन हिट करेंगे किस पर? यूरेनियम 92 235 पर, फिर जाके इसका क्या होगा? फ्यूजन होगा, ये टूटेगा। तो टूटेगा तो हमें नहीं पता है क्या निकलेगा, हम कह देते हैं A+B निकलेगा। साथ में जो निकल रहा है वो आपसे कह रहा है सब में क्या निकल रहा है? न्यूट्रॉन, तो हम दे देते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का 0 और क्या होता है? 1। LHS को देखिए लेफ्ट हैंड साइड को, और RHS में देखेंगे, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर देखे बेटा LHS क्या हो गया? मास नंबर देखे A कितना है? 235 + 1 विल बी 236। अगर इक्वेशन को बैलेंस होना है तो RHS में भी क्या होना चाहिए? 236 होना चाहिए। ओके सर जी, किसको? मास नंबर को। अच्छा LHS में ही अगर हम देखें बेटा जी Z, यहां पर देखें तो कितना है? 92 + 0 कितना है बेटा? 92 है। तो RHS में भी कितना होना चाहिए? 92 होना चाहिए। अब चेक करते हैं, अगर यहां देखो 144 बेरियम निकल रहा है क्रिप्टॉन, तो 144 चलो ऐड करते हैं, जरा देखते हैं। 144 में जोड़ेंगे 89, 9 4 13 के 3, 1 8 4 12, 1 13 के 3, 1 1 2, 233 प्लस 4 न्यूट्रॉन निकल रहा है। अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 237, जो कि हमें कहीं से भी नहीं, हमें कितना चाहिए? 236। अब इस तरीके से आप देखोगे बेटा, यहां तक अगर हम देखें तो अपने पास 233 में कितना ऐड कर दे? 3, तो कितना बन जाएगा? 236। तो अगर 3 न्यूट्रॉन बाहर निकाल दे, कितने न्यूट्रॉन? 3, तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा ये तो हुआ नहीं, अब 3 इसमें है, लेकिन इसको जोड़ो 140 + 94, तो आप इसका अगर समेशन करेंगे, मुझे दिख रहा है 144 89 + 1 कर देंगे, 144 89 + 3 टाइम्स न्यूट्रॉन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 236 आ जाएगा। तो ये 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा। और LHS बराबर RHS होने के लिए अगर आप चेक करो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा। चेक करो बेटा, 144 + 89 + 1 कितना हो गया? 236। और ये 56 + 36 50 से 80 6 6 12 कितने हो गए? 92। तो बिल्कुल ये 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा, 92 भी हो रहा है और 236 भी हो रहा है। तो इसका आंसर कौन सा है? 4th। आगे देखते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता बिल्कुल पूछा, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। फिर से कह रहा है कैसा रिएक्शन हो रहा है? फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। हम यहां से इसमें जा रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना है इमिटेड पार्टिकल R। R कैसा पार्टिकल है?
10 बार बोल रहा हूं ऐसे सवालों में LHS को देखिए बेटा जी, LHS को, LHS, ये लाइट क्यों ऐसे हो रही है? अच्छा, LHS को देखिए, LHS में कितना है बेटा? LHS में अगर हम देखें मास नंबर कितना हो गया? 236 है, और Z एटॉमिक नंबर अगर देखें तो 92 है। तो हमें LHS बराबर क्या करना होगा? RHS। तो RHS में चेक कीजिए बेटा, अगर हम देखें 144 में जोड़ दे कितना? 92, 2 1 3 9 4 13 के 3 1, अच्छा ये फिर से 233 आ गया, ओके। फिर 236 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 236, मतलब 3 निकलना चाहिए। तो 92 ये पक्का है, 3 टाइम्स है, तो ये पक्का है कि R क्या रहा होगा? न्यूट्रॉन रहा होगा 0, तभी 3 बन जाए क्या हो जाएगा बेटा? 3। तो ये न्यूट्रॉन ही होगा बेटा जी। जी हाँ, इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन निकलेगा, और न्यूट्रॉन अपने साथ कितना? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 बन जाए 3, तब जाकर के समेशन कितना हो जाएगा? 36। बाकी नीचे बिल्कुल सही है, 92 56 प्लस 32। देखो सेम, सिमिलर सिमिलर सिमिलर, तो ध्यान से आ जाए तो डरना नहीं, LHS बराबर RHS। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा? द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन। अच्छा ये थोड़ा सा ठीक सवाल आप कह सकते हो, बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में क्या गिवन है? पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन, ओके। अगला कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ प्योर एक्स एलिमेंट है जिसका कितना है? मास नंबर 240, अंडरगो फ्यूजन इज। तो जब इसमें 120 ग्राम प्योर का जब फ्यूजन होता है एस एलिमेंट का, कितना? एक्स एलिमेंट का कितना ग्राम है? 120 ग्राम। तब हम देखते हैं कि इतना एनर्जी रिलीज होता है डैश इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, और Na की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 6 इंटू 10⁻23। ओके, सबसे पहले तो आपको मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, क्या सर जी? ग्राम, कितनी बार बोला हूं? ग्राम ग्राम, पर फ्यूजन गिवन है, पर फ्यूजन। अच्छा पर फ्यूजन गिवन है सर जी, ठीक है। तो एक में तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे बेटा। क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, m अपॉन में m0। मास कितना है? 120। मोलर मास कितना है? 240। चिक्कू चिक्कू 1/2 मोल। ये क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल आया है तो अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ एटम किससे डिवाइड कर देंगे? स्मॉल n बोले तो मोल को किससे? Na से। Na कितना यूज करना है? 6। तो जरा इसको कर दो जल्दी से खटाखट, यहां से बताओ n कितना हो गया? 1/2। Na कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻23। छुक्कू छुक्कू कितना आ गया? 3 इंटू 10⁻23। इतने एटम हो गए। अब अपने पास क्या गिवन है? द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन। पर फ्यूजन कितना है? 200। तो अपन इसको क्या कर देंगे बच्चे? पर फ्यूजन 200 है, तो टोटल एनर्जी जो अपने पास आएगा, ऐसे कितने नंबर ऑफ एटम? इतने हो गए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 3 इंटू 10⁻23 को कितने से? पर फ्यूजन, एक फ्यूजन में कितने? 200। तो इतने में कितने होंगे? 200 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर अपन देखें तो ये कितना बन जाएगा? 2 3 जा 6 इंटू 2 10 की पावर कितना बन जाएगा बेटा? 25। कंपेयर करो, चेक करो 6, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सिंपल सा था, बस क्या ध्यान रखना था? नंबर ऑफ मोल। केमिस्ट्री थोड़ा सा यूज कर लिया है, ठीक है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। तो आंसर है इसका आंसर बेटा क्या है? 6 ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा, ये कब आया? जेई मेन 2024 में आया। ये भी नहीं लिखा हुआ है, सॉरी बच्चों, ये भी जेई मेन 2024 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल देखते ही बच्चे घबराएंगे, हाँ जी भैया
हाँ जी भाई, सवाल देखते ही भाई साहब क्या रिएक्शन, हाय क्या होगा सर, कौन, रुको जरा, सब्र करो, रुको, डरो मत, वेट करो, क्या कह रहा है सुनो जरा। कह रहा है कि द एक्सप्लोजिव इन अ हाइड्रोजन, पहले पढ़ो पूरा सवाल को। इन अ हाइड्रोजन बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ 1s2 ड्यूट्रियम, ट्रेटियम, लिथियम इन सम कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सप्लोजिव में क्या हुआ कि हाइड्रोजन बम का जब एक्सप्लोजिव जो होगा तो उसमें देखा मिक्सर क्या क्या होता था, ड्यूट्रियम है, ट्रेटियम है और लिथियम है, कंडेंस्ड फॉर्म में रखा गया था। द चेन रिएक्शन उसने देखा क्या मिला अपने को, ये अपने को गिवन चेन रिएक्शन है। ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज्ड इज अप्रोक्सीमेटली, तो हमसे पूछा एनर्जी बताओ कितना रिलीज होगा, सिंपल सा है, रिएक्शन होगा, अलग बात है चेन रिएक्शन है। ऐसे सवाल को देखिए कैसे करेंगे बेटा, जब भी ऐसे सवाल आए इन दोनों को ध्यान से देखो, ये हमारे लिए खेला होगा, ये जो रिएक्शन है इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, अगर आप ध्यान से देखो या ऐड कर दो तो दिख जाएगा, यहीं से आपको चेक कर दो, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट, इन दोनों इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, चेक करना क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, मुझे जो दिख रहा है चेक करो बेटा। ये ठीक है, अगर आप देखो या डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, डायरेक्ट ऐड कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जरा देखना क्या आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास ये 1s3 वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो इक्वेशन 3 टाइम्स लिथियम 6 प्लस LHS में देखो बेटा 1h2 ड्यूट्रियम, इधर क्या बचा, एक He4 एक He4, कितने He हो गए, 2, तो 2 टाइम्स हीलियम पार्टिकल दैट इज अल्फा 2He4, ये अपने पास इक्वेशन बचेंगे। जब भी कभी ऐसे आए दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे ये इक्वेशन। अब बस कुछ नहीं है, ये इक्वेशन अपने पास, इसमें पूछ रहा है कितना एनर्जी रिलीज होगा, फॉर्मूला पता है, बाइंडिंग एनर्जी का होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और साफ साफ उसने बोला है अपने से कि सबके मासेस गिवन है और 1 mu कितना यूज करना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसमें है तो हम उसको डायरेक्ट सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 930, लेकिन मेन खेल किसका है, डेल्टा एम का खेल है। तो डेल्टा एम आपको पता है, बाइंडिंग एनर्जी दो तरीके से निकलता है, 10 बार बोला हूं, या तो सवाल में बाइंडिंग एनर्जी गिवन होगा या तो सवाल में मास गिवन होगा। तो अगर मास से सोचेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा एम लिखते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी होगा तो सिंपल क्यू वैल्यू जो लिखते थे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सोनू फोन आ रहा है, बात करना, बोलो क्लास में, ध्यान से आप देखिए आप। तो हम बेटा यहां पर क्या बोल सकते हैं कि क्या हुआ, ध्यान से आप देखिए, तो हम यहां से ये कह सकते हैं बेटा कि डेल्टा एम बताइए, हाँ डेल्टा एम क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप अगर ये चीज देख लोगे तो ये अपने पास बस इंटू 931.5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा एम लिखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस सवाल में, अगर आपको जोड़ने घटाने में तकलीफ होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं बहुत हद तक कैलकुलेशन कर देता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। इसको बताओ डेल्टा एम क्या लिख देते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन है बेटा, लिथियम, लिथियम का मास देखो कितना है, लिथियम का है 6.010690 प्लस प्लस अगर देखें हाइड्रोजन ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम का कितना है 2.01
471 माइनस करेंगे हीलियम का है और 2 टाइम्स है बेटा, तो 2 गुने हीलियम का मास कितना है देखो 4.003888 4.003888 ये अपने को चेक करना है इनका। तो इनको जरा जोड़ देते हैं, एक बार खटाखट जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6.01690 बिल्कुल जैसे बचपन से सिखाया गया है वैसे ही करना है बेटा जी, कुछ गलती ना हो देख लेना डेटा में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 9 7 16 की 6 1 1 1 1 2 1 3 6 2 गया 4, ये अपने पास आ रहा है बेटा 4 पॉइंट इन दोनों को, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी 6 2 क्या करेंगे 8 हाँ देखो गलती हो गया ना, मैं माइनस कर दिया, 6 2 क्या करेंगे 8, तो कितना हो गया देख लो 1 9 7 16 6 1 1 1 1 2 3 0, ठीक। तो अपने पास आ गया है ये कितना 8.03161 03161, ये अपने पास आ गया। अब माइनस करेंगे 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स कितना हो गया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.00388 300 दूने 600 80 दूने 160 8 दूने 16 तो 776, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ गया 8.0076। अब चेक करो जरा इसको, अगर आप इसको देखोगे एक लमसम में अगर देखें, अब देखो पूरा आप डेटा लेकर के एग्जैक्ट, अब हम क्या कर सकते हैं माइनस तो कर ही सकते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है 773303 तो 0.03 में अगर 2 डिजिट में देखें हम यहाँ पर, वैसे आपको ध्यान रखना अगर जब भी ऑप्शन वाले हैं तो ऑप्शन वाले में ध्यान रखना तुम ऐसा करके चेक कर सकते हो, लेकिन अगर इंटीजर वाले सवाल आए इसमें इंटीजर वाले तो भैया पूरे पॉइंट के बाद सारे खेल लोगे, ध्यान से सुन लेना, फिर एवरेज अप्रोक्सीमेशन मत लेना। अभी मैं अप्रोक्सीमेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन वाले हैं तो ध्यान से ये देखा गया है, और 2024 में तो हद ही पार कर दिया है इंटीजर टाइप में, सब में जो है बहुत भयंकर तरीके से है, क्या पॉइंट के सारे डेसिमल मतलब लास्ट तक आपको जाना है तभी कैलकुलेशन करना है, तो इसमें मैं सिंपल ले सकता हूँ 0.2 तो 0.03 इंटू अगर मैं कर दूं, अब डेल्टा एम आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगी इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको करेंगे तो मुझे तो पता है क्योंकि मैं इसे सॉल्व कर रखा हूं, तो मेरे आंसर आ जाएगा 28.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो ये अपने पास आंसर आता है। तो ये सवाल था आपका जेईई मेन 2024 का, डरना नहीं था, दोनों को ऐड करना था, जो एक इक्वेशन बनेगा उसके लिए बस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना था, एंड नथिंग एल्स अदर देन दिस। ओके ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए जेईई मेन 2024 में पूछा गया सवाल है, प्यारा सा सवाल है, ठीक है। बस दिक्कत यह है बच्चों को आ सकती है कैलकुलेशन, वो सोचते हैं, डर लगता है कि सर जी ऊपर से रिएक्शन देख के डर जाते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। चलिए सवाल को एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा था, एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 kg। पहले तो जब भी ग्राम केजी बेटा ऐसे पर फ्यूजन वगैरह गिवन हो तो मोल, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल ले लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना पर फ्यूजन रिलीज होगा तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन, जिसको EH कह रहे हैं, एंड द एनर्जी जब रिलीज होगा, पहले फ्यूजन हुआ, फिर जो फ्यूजन होता है 2 kg किसके, यूरेनियम 235 के, उसको बोल रहे हैं EU। तो कह रहा था रेशियो ऑफ EH अपॉन में EU, मतलब फ्यूजन भी हो रहा है, फ्यूजन भी हो रहा है, फ्यूजन में EH वाले निकाल रहे हैं, फ्यूजन में EU, दोनों का क्या लेना है, रेशियो। अब कह रहा है फ्यूजन रिएक्शन के लिए आपको ये नोटिस करना है कि 4 हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा कितने, 4, जब 4 हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से टक्कर करवाते हैं तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो गया, फोन आ रहा है, ये उठाओ।
26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर ये ठीक है, और अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसमें कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन जो है अपने पास एनर्जी रिलीज हो रहा है, और Na ये यूज करना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम EU के लिए चेक करें बेटा, पहले तो 2 kg है, तो नंबर ऑफ मोल 2 इंटू क्या कर देंगे 1000 kg में है तो ग्राम में बदले इसको, ये हो गया अपने पास। अब ये गिवन मास हो गया 2000 ग्राम, गिवन मास अपॉन में क्या हो गया मोलर मास कितना है 1। आप ये समझ गए कितने 1, तो ये अपने पास 2000 हो गया। ऐसे ही अगर अपने पास नंबर ऑफ एटम्स निकाले, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो n इंटू क्या कर देंगे Na कर देंगे। पहले तो सिंपल, ठीक है। अगर हम अच्छा ये 2000 ग्राम है, नीचे डिवाइड करेंगे मोलर मास से। अगर आपके पास हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन का, और अगर किसके लिए निकालेंगे दूसरे वाले में क्या है यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम का मास नंबर आ जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन का 1, लेकिन ऐसे कितने होंगे 4, वो आगे चल के हम उसके नीचे क्या करेंगे 4 करेंगे। कितने हैं बेटा 4 है, तो ध्यान रखिएगा टोटल। तो भैया n इंटू Na 2000 इंटू Na, अभी हम यही रख रहे हैं। तो टोटल एनर्जी जो होगा EH है, ये सॉरी E क्या बेटा H, तो टोटल एनर्जी जो होगा टोटल एनर्जी तो 2000 इंटू Na इंटू जो एक पर फ्यूजन रिलीज हो रहा है, यही है H वाला पर फ्यूजन कितना हो रहा है 26.7, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब पर फ्यूजन अपॉन में ये 1 तब लिए थे जब में 1 एक हाइड्रोजन एटम था, वहां कितने हैं 4, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे 4। अभी इसको यहीं रहने दो, ये अपने पास टोटल EH आ गया। अब सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम EU के लिए जाए बेटा, किसके लिए EU यूरेनियम के लिए एनर्जी कितना रिलीज हुआ, तो अगर हम देखेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से, फिर से नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट बोल सकता हूं 2000 अपॉन में, इस बार कितना हो जाएगा मोलर मास कितना है 235, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अपने पास अगर हम लिखे नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा बेटा n इंटू Na, तो इसको 2000 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 235। टोटल एनर्जी अब लिखेंगे, टोटल एनर्जी जिसको हम EU से डिनोट कर रहे हैं 2000 गुने Na अपॉन में 235 इंटू में पर फ्यूजन कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, पर फ्यूजन कर रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस वाले में यूरेनियम वाले में, जब फ्यूजन हो रहा है तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला इक्वेशन नंबर 2। अब सवाल के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है EH बाय EU, तो क्यों ना हम इसलिए EH अपॉन में EU। जरा देखोगे 2000 Na खत्म हो जाएगा, वहां बचेगा 26.7 बाय 4 अपॉन में हो जाएगा 200 अपॉन में 235। अब हमें बस इसको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन इस तरीके से, तो आप अप्रोक्स में भी लेकर आंसर आसपास निकाल सकते हो बेटा। तो जैसे 200 आप अगर देखो तो 200 और 235 अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो छोटा आएगा, लेकिन 1 से छोटा आएगा किसके आसपास आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो आपके तरीके हैं, आप डिवाइड करके पूरा एग्जैक्टली भी सोच सकते हो, लेकिन ये लगभग अगर हम 0.9 मान ले, है ना, तो 0.9 9 चौके 36, ये अगर फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 भी मान ले, 3 से 8 या 24, 8 से ज्यादा आएगा, 3.5 है, तो लगभग ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 7 पॉइंट समथिंग में अगर आप चेक करो, देखो दूर दूर तक है,
तो 7 पॉइंट समथिंग में कौन सा आंसर आ रहा है, 7.62। यहाँ आप कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शन होगा कि हाँ भाई ज्यादा गैप दिख रहा है। अगर 7.63 होता, 7.64 होता, फिर हम अपने एजम्पशन नहीं लेते। अभी हमने इसको बोला 0.9 के अप्रोक्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट, जो कि सॉल्व करने पे 7.8 वगैरह कुछ आएगा। 7 में एक ही दिख रहा है, कौन सा ले लेंगे, 7.62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास इतना रेशियो आ जाएगा। मतलब दोनों का रेशियो जो आएगा, सॉरी 7 पॉइंट क्या आ जाएगा, 62, वो तो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट। तो ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स का हमने एक वन शॉट लेकर आए थे, पीवाईक्यू भर भर के किया है। और मैंने कोशिश किया है कि आपको बारीकी से, जो बच्चों को न्यूक्लियर फिजिक्स हमेशा डराती है, धमकाती है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों को टफ लगता है सवाल को सॉल्व करने में, मुझे आशा है, उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये लास्ट तक लेक्चर मेरे साथ देखे होंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अब सवाल से आपको डर नहीं लग रहा होगा। कंसेप्ट वही 4 है, जितने मैंने कंसेप्ट बताए उसको याद रखिएगा, और बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है, और क्विज भी चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज जेईई 2025 को फोड़ना है और जोर शोर से मेहनत करना है, कुछ करके दिखाना है इस साल। बाय बाय, सी यू सून।